हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कीड़ा। तो आज की इस वीडियो में जो है हम एनसीईआरटी हाइलाइट्स पूरा करने वाले हैं, जो हमारा पिछली बार रह गया था। पूरा तो नहीं हो पाएगा, बट वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट। तो हमने स्टार्ट करना था राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी से। और वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज, जो भी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो हमारा राइबोसोम्स होता है वो या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है, या फिर जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसमें सिंगल सिंगल यूनिट्स इस तरीके से प्रेजेंट होती है। एक बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है, अभी इसमें आगे बताएंगे। साइज क्या होता है इसका? 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर, ये इसका साइज होता है। यहाँ पे जैसा मैंने अभी बताया था, दो सब यूनिट्स होती हैं, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी यानी 50s, छोटी यानी 30s। कुछ इस तरीके से होती है, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये बड़ी यूनिट हो गई, और फिर इसके ऊपर ये छोटी यूनिट हो गई। इस तरीके से हमारे जो राइबोसोम्स है वो पाए जाते हैं। बड़ी यूनिट कौन सी है? बड़ी यूनिट है हमारी 50s। बड़ी यूनिट 50s है, और छोटी यूनिट हमारी 30s है। और ये दोनों मिलके कितना बनता है? 50 + 30 तो 80s बनता है। बट ये दोनों मिलके 70s बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा S है, S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। स्वेडबर्ग यूनिट हम बोलते हैं इसको। तो जो ये एस है ये हमारा डेंसिटी को मेजर करता है और साइज को भी। और डेंसिटी हमारी जो है कभी भी यूं ऐड नहीं होती कि एक सब्सटेंस की डेंसिटी 1 है, एक की 2 है, तो जो फाइनल सब्सटेंस जो बनेगा इनको मिक्स करके 3 बनेगा। इट्स नॉट कंपल्सरी। वो 1.5 भी बन सकता है, 2.9 भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है इन दैट केस वो हमारा 70s बन रहा है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हमारे 70s के होते, यूकैरियोट्स 80s भी होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जैसे ये कोई हमारी एक चेन है, आरएनए तो होता ही है हमारे सेल में। तो ये कोई आरएनए, एमआरएनए। आरएनए बेसिकली 3 टाइप का होता है: आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। mRNA stands for messenger RNA, tRNA for transfer RNA, and rRNA for ribosomal RNA। तो ये हमारी जो है mRNA की चेन होती है, इसके ऊपर जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो इस तरीके से अटैच्ड होते हैं। जो बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही चेन पे जो है हमारे अटैच्ड होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पोलिसोम। पोलिसोम, पोलीराइबोसोम, या फिर इसका एक और नाम है जो यहाँ पे लिखा नहीं गया है, वो मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ: इर्गाजोम। इर्गाजोम, इर्गाजोम भी बोला जाता है इसे। क्लियर? इर्गाजोम। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। बहुत सारे जो राइबोसोम्स है वो एक एमआरएनए से जो है, एक सिंगल एमआरएनए से अटैच हो जाते हैं। एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम बोलते हैं पोलीराइबोसोम्स, पोलिसोम या फिर इर्गाजोम। और ये एमआरएनए को प्रोटीन में जो है, ये जो हमारी एमआरएनए की जो चेन थी इसको प्रोटीन में जो है ये ट्रांसलेट करते हैं। इंक्लूजन बॉडीज की बात करें, जो प्रोकैरियोट्स उसमें वैक्यूल्स तो होते नहीं, तो फिर वैक्यूल्स तो होते नहीं, ना ही लाइसोसोम्स होते। तो क्या होता है, जो जो भी मटेरियल उन्हें रिजर्व करना होता है वो साइटोप्लाज्म में ही जो है हमारा रिजर्व होता है। एक अलग से छोटा सा एरिया सा अलग से सेपरेट हो जाता है, जिसे हम इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। और ये मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंडेड नहीं होता, फ्री होता है। ये एग्जाम्पल, फोटो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स।
सियानोफाइशियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, जो हमारे गैस वैक्यूल्स है, जो कि हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में जो मिलते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गे में, ये भी हमारी जो है इंक्लूजन बॉडीज की ही कैटेगरीज में आते हैं। क्लियर? तो अब हम पहुंच गए हैं यूक्रियोटिक सेल पे। जल्दी से यूक्रियोटिक सेल को स्टार्ट करते हैं। यूक्रियोटिक सेल्स, यूक्रियोटिक सेल्स, मोनेरा जो था, मोनेरा की 5 किंगडम होते हैं हमारे पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ये सब यूक्रियोटिक सेल से बने होते हैं। और जो हमारा फर्स्ट वाला किंगडम है मोनेरा, वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है। तो इसमें हमारे प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई आ जाते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन शो की जाती है साइटोप्लाज्म में। कैसे शो की जाती है एक बार वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई हमारा सेल है, सपोज करो कि वो एक स्क्वायर में है। तो इस तरीके से सेल है हमारा कोई भी एनिमल सेल। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये न्यूक्लियस हो गया हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हो गया। ये इसमें ईआर हो गया, मतलब ईआर सर्कुलर शेप का नहीं होता, बट एज्यूम इट कि ये ईआर है। तो इसमें क्या हुआ, ये वाला जो एरिया था, एक मिनट, ये वाला जो एरिया था में दो मेम्ब्रेन के बीच का, एक साइटोप्लाज्म का, एक इसके अंदर का, फिर एक इन दो मेम्ब्रेन के बीच का, फिर इसके अंदर का। तो इसने क्या किया, जो हमारा साइटोप्लाज्म प्लाज्म था, उसे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। इसी को हम बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। साइटोप्लाज्म में जो है हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये हमारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। किसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं? साइटोप्लाज्म को करते हैं। ठीक है, इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जो कि मैं यहाँ पे दिखा चुकी हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस है यहाँ पे। दो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये। और इसके आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसे हम न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। जैसे प्रोकैरियोट सेल की जो 3 बाउंड्रीज पढ़ी थी हमने, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, उसको हम जो है सेल एनवलप बोलते हैं। वैसे ही न्यूक्लियस की बाउंड्री को हम न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। बहुत सारे जो है साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। बहुत लोकोमोटरी मतलब लोकोमोशन, मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे जो हमारी फ्लैजिला है वो प्रोकैरियोट्स में भी होती है, यूकैरियोट्स में भी होती है, बट यूकैरियोट्स में उसका स्ट्रक्चर थोड़ा हाईली कॉम्प्लेक्स हो जाता है और प्रोकैरियोट्स में वो थोड़ी सिंपल होती है। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो वो हमारा क्रोमोसोम्स में जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। हाँ, हर यूकैरियोटिक सेल एक जैसा नहीं होता। जैसे प्लांट प्लांट सेल्स हो गए, हमारे एनिमल सेल्स हो गए, तो फिर ये अलग अलग टाइप के जो है सेल है। जैसे प्लांट सेल में हमारे वैक्यूल्स जो होते हैं परमानेंट होते हैं, एंड दे कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द स्पेस, जबकि एनिमल सेल्स में टेम्पोरेरी होते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं। प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स होते हैं, सेल वॉल होती है। एनिमल सेल्स में ये हमें लाइसोसोम्स मिलते हैं, सेंट्रियोल्स मिलते हैं। क्लियर? तो ये प्लांट सेल का डायग्राम है, एक बार इसे समझते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ये वाली चीज पूरी जो है ये न्यूक्लियस है, और इसकी आउटर बाउंड्री कंटिन्यूअस नहीं है। ये आप देख सकते हैं जो हमारी आउटर बाउंड्री है न्यूक्लियस की, कंटिन्यूअस नहीं है। ये हमारा न्यूक्लियर एनवलप कहलाता है। इसके अंदर एक डेंसली स्टेन्ड बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। काम क्या होता है इसका, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। और जिस तरह से साइटोप्लाज्म होता है उसी तरह से ये इसके अंदर का जो ये साइटोप्लाज्म सा दिख रहा है, इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। फिर आगे चलते हैं, गोल्जी बॉड अपैरेटस। ये हमारी जो है ये हमारी गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडीज जो है हम है। और
फिर आगे चले तो ये हमारी आउटर बाउंड्री जो है, प्लांट सेल है ये हमारा। तो प्लांट सेल में दो आउटर बाउंड्री है, ये वाली जो अंदर वाली है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक मिनट, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी, और इसके बाहर वाली ये वाली जो है हमारी सेल वॉल हो जाएगी, और दो सेल के बीच में जो ये स्पेस है ये हमारा मिडल लैमिला से बना है। क्या होती है मिडल लैमिला, अभी हम आगे बताएंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ये छुटकू छुटकू हमारे राइबोसोम्स हो गए। क्लोरोप्लास्ट ये रहा हमारा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म, ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर ये सेल ऑर्गेनेलीज जो है। ये वैक्यूल रह गया था, ये अप टू 90% ऑफ द स्पेस जो है ये ऑक्यूपाई कर सकता है। दिस इज वैक्यूल। तो यहाँ पे पेरोक्सिसोम है, एनसीईआरटी में पेरोक्सिसोम के बारे में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी लास्ट में जब माइक्रो बॉडीज के बारे में आएगा। ये माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई गई है इस तरीके से, जो कि हमारी साइटोस्केलेटन का पार्ट होती है। प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक चैनल्स होते हैं, ये रेड रेड से बने हुए हैं, इनके ऊपर मैं रेडी पेन चला रही हूँ। साइटोप्लाज्म एक्सटेंशन होते हैं, जो हमारी दो सेल्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखते हैं। ये तो अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये जिस पे ये राइबोसोम लगे हुए हैं ये वाला तो हमारा जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और ये जिस पे नहीं लगे हुए हैं बचा हुआ है ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और फिर ये लाइसोसोम्स है हमारे खाना डाइजेस्ट करने। क्लियर। अब एक बार एनिमल सेल की को भी देख लेते हैं। ये छोटी 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 माइक्रोविलाए हैं, छोटी छोटी माइक्रोविलाए हैं। माइक्रोविलाए ये आपने टिश्यूज वाले चैप्टर में पढ़ी होंगी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। नहीं पढ़ी हो तो आगे मैं तो एक बार करवाऊंगी ही। तो फिर इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ये सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आउटर बाउंड्री। सेंट्रियोल्स होते हैं, ये रहे हमारे दो सेंट्रियोल। परोक्सिसोम जो होते हैं वो यहाँ पे भी होते हैं, ये रहा। लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स। अच्छा हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई, यहाँ पे जो है लाइसोसोम्स मेंशन किया गया था, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। लाइसोसोम्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, बट यूजुअली प्लांट सेल्स में जो है हमारे राइबोसोम्स नहीं मिलते हैं। प्लांट सेल्स में हमारे राइबोसोम्स नहीं मिलते हैं, उनमें कोई और स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। क्लियर। तो कहाँ थे हम, हाँ सेंट्रियोल हो गया था, परोक्सिसोम राइबोसोम्स भी हो गए थे आई थिंक। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल ये इसमें है। एनिमल सेल्स में कंपैरेटिवली ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, क्योंकि एनिमल सेल्स को बहुत सारे फंक्शन करने होते हैं, जैसे मूवमेंट, जैसे खाने में भी बहुत फंक्शन होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा ये जिसपे ये छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट डॉट्स लगे हुए थे, ये इस तरीके से जिस पे राइबोसोम्स है। साइटोप्लाज्म तो हमारा ये सारा का सारा मटेरियल है ही, मेम्ब्रेन के अंदर वाला मटेरियल। ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसपे कोई राइबोसोम्स नहीं है। न्यूक्लियर एनवेलप कंटिन्यूअस नहीं है, पोर्स है, न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। अभी आगे जब हम न्यूक्लियस की डिटेल करेंगे, लास्ट में टॉपिक है ये, तब इसके बारे में है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस भी है इसमें, और न्यूक्लियस। क्लियर। ये दोनों डायग्राम्स को हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम सेल मेम्ब्रेन को समझते हैं यूक्रियोटिक सेल्स में। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल्स में तो जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन में आउटर मोस्ट लेयर होती है। और इसकी जो स्टडी है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से की जाती है, क्योंकि सेल जो है पहले ही बहुत छोटा है, और फिर उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो बहुत छोटी छोटी हो जाती है।
तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हमें और डिटेल करके उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। और अराउंड 1950s में जो है इसका स्ट्रक्चर जो है जानने की बहुत ज्यादा मतलब डिमांड बढ़ गई थी, मतलब कोशिश की जाने लगी थी बार बार कि इसका स्ट्रक्चर जल्दी पता लगाया जाए। तो अब कौन से सेल पे जो है साइंटिस्ट ट्राई लोग ट्राई कर रहे थे, उस टाइम पे जो है हमारे पास ज्यादा लेबोरेटरीज नहीं थी। तो साइंटिस्ट अपना खुद का ही ब्लड निकाल के जो है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करते थे। अपने खुद के जो है रेड ब्लड सेल्स पे वो जो है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ढूंढते थे। और फिर उसके बाद जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना होता है। लिपिड्स कौन सिक्रीट करता है अभी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, बट जो हमारा लिपिड्स है सिक्रीट करते हैं SER। कौन सिक्रीट करता है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारा सिक्रेट करता है लिपिड्स को, और प्रोटीन्स को RER। R4 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो लिपिड्स होते हैं इसका एक बार स्ट्रक्चर देखिएगा, दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें जो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है, एक बीच में सर्कल और नीचे दो ये ऐसे टेढ़ी 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 चेन्स है। दो चेन्स जो है एक हेड से लगी होती हैं, तो इसे हम लिपिड बोलते हैं। वी कॉल इट एज लिपिड। और ये जो है इस तरीके से ये हमारा प्रोटीन है। ये हमारा प्रोटीन है। ये हमारा प्रोटीन है। क्लियर? तो ये जो है हमारा लिपिड से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है। और भी सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कोलेस्ट्रोल, शुगर, बट बेसिकली यही दो चीजें होती है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, जो है MCQ में ये पूछा जा सकता है। बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछा जाएगा, और लिपिड्स और प्रोटीन्स की जगह कोई और नाम, दो नाम दिए जाएंगे जैसे प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो फॉल्स स्टेटमेंट यही होगी, आपको यही मार्क करनी है। और जो लिपिड्स है मेजरली वो हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। कौन से लिपिड्स होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स को ही फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। जब इस पे जो है शुगर अटैच हो जाती है तो हम इसे ग्लाइकोलिपिड बोल देते हैं। ग्लाइको मतलब शुगर। तो ये बाय लेयर, दो लेयर होती है इसकी। एक जैसे ये हेड है, ये हेड है। जो फैटी एसिड की चेन्स थी वो मैं स्ट्रेट बना रही, मतलब जो नीचे चेन्स थी वो मैं स्ट्रेट बना रही हूँ। 1 मिनट। वो मैं स्ट्रेट बना रही हूँ, बट वो थोड़ी कर्ली होती है। बट डायग्राम्स में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, साइंटिफिकली ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको कर्ली ही बनानी है। तो इस तरीके से अरेंज्ड होती हैं वो। यहाँ पे इनकी दो ये नीचे पैर टाइप होते हैं, टेल जिसे हम बोलते हैं। जल्दी जल्दी बन जाए फिर हम आगे करेंगे। हाँ, तो जो है ये दो लेयर्स में अरेंज होती है। एक ऊपर वाली लेयर, एक नीचे वाली लेयर। बीच में कई बार यहाँ तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोटीन मिलेगा, या फिर सिर्फ इस साइड मिल सकता है, या फिर दोनों साइड प्रोटीन मिल सकता है, या फिर इसके ऊपर अटैच्ड हो सकता है प्रोटीन। तो प्रोटीन कहीं भी हो सकता है हमारा। दो लेयर्स में जो है ये हमारी मिलती है। और जो ये ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट है इसे हम बोलते हैं हेड। इसे हम बोलते हैं हेड। ये हमारा हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, यानी इसे वाटर पसंद होता है, ये वाटर को अपने पास बुलाता है। और ये नीचे वाली जो चेन सी है ये फैटी एसिड से बनी होती है, इसे हम बोलते हैं टेल। और ये हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक होती है हमारी, यानी ये पानी को पसंद नहीं करती। हेड
पोलर होता है, टेल नॉन पोलर होती है। पोलर का मतलब होता है चार्ज। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पे लिखा गया है। लिपिड्स जो है उनका जो हेड होता है वो बाहर की साइड होता है, इस तरीके से। ये अंदर अंदर जो है साइटोप्लाज्म है, अंदर ये साइटोप्लाज्म है, अंदर साइटोप्लाज्म है। और ये बाहर की तरफ से कोई भी मटेरियल है तो वो यहीं से आता है हमारा। तो अब जो ये लिपिड है ये बाइलेयर होती है, हेड बाहर की साइड होता है और एक हेड अंदर की साइड होता है, बीच में टेल्स होती है। एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। तो क्यों होती है हाइड्रोफोबिक टेल्स? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। बाहर तो पानी होगा, हो सकता है यहाँ पे भी कहीं पानी मिल जाए, तो इन टेल्स को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है एक्वस एनवायरनमेंट से। तो इसीलिए हम यहाँ से, यहाँ पे अंदर वाली साइड जो है वो पाई जाती है, यहाँ पे पानी नहीं मिलता। और फॉस्फोलिपिड के साथ में कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है, कम अमाउंट होती है बट मिलता है। और हमें पता चला है कि प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है ये भी होते हैं, लिपिड लिपिड नहीं होता, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। जो हमारा प्रोटीन और लिपिड की जो रेशियो हम यूजुअली कैलकुलेट करते हैं दैट वेरीज, बट जो साइंटिस्ट ने ह्यूमन आरबीसी एरिथ्रोसाइट के जब बारे में सर्च करा था तो उसमें एक रेशियो आई थी, एक रेशियो आई थी। वो जो है वो इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। 52% प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड्स। टोटल करेंगे तो हमारा 92 होएगा, 100 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी तो है, कोलेस्ट्रॉल भी तो है, कार्बोहाइड्रेट्स भी तो है, और भी बहुत चीजें होती हैं। और अब जो ये प्रोटीन आप देख सकते हैं, ये प्रोटीन दो तरह के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल। पेरिफेरल कौन से? जो ये बाहर बाहर की साइड है। इंटीग्रल कौन से? ये वाले जो अंदर से निकालने में, डिटर्जेंट्स की मदद से निकालने में मुश्किल हो, वो इंटीग्रल कहलाते हैं। और जब निकालने में मुश्किल होगी तो खुद सोचो, जो अंदर से बिल्कुल पूरा मेम्ब्रेन के अंदर गया होगा उसे निकालने में मुश्किल होगी, या फिर जो बाहर की तरफ होगा उसे निकालने में, जो अंदर की तरफ होगा। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो या तो पार्शियली या टोटली जो है हमारे मेम्ब्रेन में बरेड होते हैं। और पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे सरफेस पे ही लाई करते हैं। क्लियर? तो आगे चलते हैं। ये जो हमने मॉडल पढ़ा, इसका एक इम्प्रूव्ड जो है वर्जन दिया था हमारे दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन ने, 1972 में दिया था। और इसे हम जो है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा। और लिपिड्स का जो है क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से जो मूवमेंट है वो पॉसिबल है। प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन कैसे मूवमेंट करते हैं? जैसे कोई पेरिफेरल प्रोटीन है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से कोई प्रोटीन है, सिर्फ बाहर बाहर प्रेजेंट है, तो ये इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है, बट ये इस साइड नहीं आ सकता, इस साइड नहीं आ सकता। या तो लेफ्ट जाएगा या राइट जा सकता है, बट ये नीचे नहीं आ सकता। और लिपिड्स जो है, ये वाला लिपिड और ये वाला लिपिड आपस में अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट नीट में पूछी जाती है, तो इसीलिए जल्दी से नोट्स में लिखिए फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जो कि हमारे सिर्फ लिपिड्स शो करते हैं, प्रोटीन्स शो नहीं करते, प्रोटीन्स डोंट शो। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो लिपिड्स का नेचर कैसा होता है? क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, ऑप्शन 1 लिपिड्स, ऑप्शन 2 प्रोटीन्स, ऑप्शन 3 कार्बोहाइड्रेट सॉरी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। तो आप लिपिड पे क्लिक करेंगे।
और अगर लिपिड में भी आपको दो ऑप्शंस मिल जाए, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, तो आप हाइड्रोफोबिक टेल पे क्लिक करेंगे। हाइड्रोफोबिक जो टेल होती है उसकी वजह से जो हमारा लिपिड है उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्वासी फ्लूइड होता है। फ्लूइडिटी क्या होता है? जो हमारी मेम्ब्रेन के अंदर मूव करने की एबिलिटी है उसे हम फ्लूइडिटी कहते हैं। तो जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, अ, वो हमारा सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। सेल ग्रो होगा तो प्लाज्मा सेल का साइज बड़ा होगा। सेल का साइज बड़ा होगा तो फिर पहले सेल इतू सा था तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोटी थी। अब सेल ग्रोथ हुई, सेल इतना सा हो गया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी तो ग्रोथ करनी पड़ेगी, उसको भी तो एक्सटेंड होना पड़ेगा। इंटरसेलुलर जंक्शंस में भी वो हेल्प करता है। सिक्रीशन में हेल्प करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम के फ्लूइड नेचर। जो अंदर से सामान रेडी होता है उसे बाहर जाने देती है। कौन जाने देती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई सामान बाहर से अंदर आता है जैसे वाटर, जैसे ऑक्सीजन, उसे अंदर आने देती है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इनमें एमसीक्यू पूछा जा सकता है। कोई एक और फंक्शन आपको दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी की लाइन लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ। कर दी। आगे चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है हमारी। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो कि कुछ मूवमेंट्स को, कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही मूवमेंट में हेल्प करती है, यानी एक साइड से दूसरी साइड जाने में जो है उनकी हेल्प करती है। जो कुछ मॉलिक्यूल्स तो हमारे बिना एनर्जी के चले जाते हैं, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, जिसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जैसे न्यूट्रल सोल्यूट्स, वो हमारे सिंपल डिफ्यूजन से चले जाएंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। कुछ इस तरीके से, एक मिनट मैं बताती हूँ अभी। ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, ये इसकी डबल लेयर, अभी मैं दो लेयर बनाऊंगी तो थोड़ी मतलब लिपिड्स के लिए अलग से जो है एक और लेयर बनाऊंगी तो वो थोड़ा इसमें बनेगा नहीं। तो आप समझ लीजिए कि इसी में लिपिड की बाय लेयर है। और वैसे भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जब भी हम करते हैं तो उसे दो लेयर से शो नहीं करते। एक सिंगल लेयर होती है सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बस एक स्मॉल सर्कल से हम उसे सेल की बाउंड्री को, एनिमल सेल की बाउंड्री को जो है हम डिनोट करते हैं। तो और यहाँ पे जो है कोई भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, जिनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, बाहर ज्यादा है, और अंदर जो है वो कम है, तो क्या होगा? ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स है ये बाहर से अंदर की तरफ आने लगेंगे बिना खर्च के। किसके खर्च के? एनर्जी की खर्च के अपने आप अंदर आने लगेंगे। इसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये जो है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है मेम्ब्रेन के थ्रू। जब हम हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जो है ट्रेवल करते हैं, और जब लिक्विड सब्सटेंसेस ऐसे मूव करते हैं उसे हम बोलते हैं ओस्मोसिस। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो आ सकते नहीं। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि भाई साहब नॉन पोलर लिपिड बायलेयर भी तो है, टेल्स भी तो होती है नॉन पोलर। तो उनके लिए हमें अलग से प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, अभी दिखाती हूँ बस एक मिनट। ये जो प्रोटीन है इसके अंदर यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ से जो है अंदर से एक खोखला होता है प्रोटीन, और यहाँ से जो है हमारे जो हमारे आयनिक जो होते हैं वो हमारे मटेरियल्स वो यहीं से ट्रेवल करते हैं। कौन से मटेरियल ट्रेवल करते हैं यहाँ से? हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स, चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स यहीं से ट्रेवल करते हैं, आयंस मॉलिक्यूल्स। ये अगेंस्ट, अगर वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ट्रेवल करें, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन,
तो हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल सोडियम पंप, पोटाशियम पंप। और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, तो इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये एटीपी इसमें यूज होता है हमारा। क्लियर। फिर सेल वॉल पे आते हैं। सेल वॉल की बात करें तो ये नॉन लिविंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग थी, ये नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है, अपनी शेप मेंटेन करने की कोशिश करती है, आउटर कवरिंग मेंटेन करती है प्लांट सेल में, फंगाई में। ये हमारी आउटर कवरिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती ही है, उसके बाहर की साइड जो है एक और कवरिंग हो जाती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। शेप देती है ये सेल को बचाती है डैमेज से, इंफेक्शन से, इंटरेक्शंस में मदद करती है सेल टू सेल। और जो भी अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी सपोज सेल इतना सा सेल है और इसमें कोई इतना बड़ा मॉलिक्यूल घुसना चाहता है। ये हमारा सेल है, एक मिनट में लिख देती हूँ। ये हमारा सेल है और ये हमारा कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल, ये हमारा कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल है। तो अब ये जो है हमारा मैक्रोमोलिक्यूल, ये उसके अंदर तो आ सकता नहीं, ये इसके अंदर तो आ सकता नहीं, क्योंकि सेल तो फिर फट जाएगा। तो इसीलिए ऐसे बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको आने से प्रिवेंट करती है। छोटे तो आ जाते हैं, छोटों को फिर हमारा जो है सेल सेल मेम्ब्रेन जो है वो संभालती है। बट बड़े इस तरह के मॉलिक्यूल्स को जो है हमारा कौन संभालता है? इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हमारे सेल वॉल संभालती है, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को। तो एल्गी में भी सेल वॉल होती है, किससे बनी होती है? सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। प्लांट सेल में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन से बनी होती है। सेल वॉल जो है हमारी दो टाइप की होती है, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। जो प्राइमरी वॉल होती है वो बाहर की साइड होती है, और छोटे जब यंग प्लांट सेल होते हैं उसमें पाई जाती है हमारी प्राइमरी वॉल। ग्रोथ के कैपेबल होती है ये, और इस पे डिपोजिशन होती रहती है। और ये हमारी सेकेंडरी वॉल जो है यहीं से बन जाती है। पहले ये हमारी प्राइमरी वॉल, फिर इस साइड जो है हमारा सेल है, तो इस साइड हमारी सेकेंडरी वॉल बन जाएगी। फिर बीच में जो है हमारी मिडल लैमिला होती है, बीच में हमारी मिडल लैमिला होती है। क्या होती है मिडल लैमिला? वो यहाँ पे लिखा गया है, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे इसे। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है ग्रोथ की कैपेबल होती है, और जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है ये खत्म होने लग जाती है। सेकेंडरी वॉल जो है अंदर वाली साइड जो है हमारी बनती है सेल के। और फिर मिडल लैमिला की बात करें तो जो दो सेल हैं, इस साइड दूसरे सेल की प्राइमरी वॉल और ये उसकी सेकेंडरी वॉल, ये उसकी सेकेंडरी वॉल। तो फिर इन दोनों के बीच में ये हमारी मिडल लैमेला हो जाती है, जो कि हमारी कैल्शियम पैक्टेट से और एक और पैक्टेट होता है जिससे वो बनी होती है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है बट मैं आपको बताना चाहूंगी, वो हमारा मैग्नीशियम पैक्टेट होता है। और ये हमारे जो है होल्ड करती है, या दो नेबरिंग सेल्स को आपस में चिपकाने का काम करती है, चिपकाने का काम करती है। और इसमें प्लाज्मोडेस्माटा के चैनल्स भी होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं, दो सेल के साइटोप्लाज्म को। तो आज की क्लास में जो है हम इतना ही करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। एंडोमेम्ब्रेन में फिर हम कोशिश करेंगे ये पूरा हो जाए, कोशिश रहेगी कि थर्ड लेक्चर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दे, बट क्या पता होए ना होए। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।